हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेएसएस केमिस्ट्री के इंस्टीट्यूट में। आज हम बच्चा मोल के थर्ड लेक्चर में बढ़ते हुए और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, जहाँ पे हमने फिनिश किया था सेकंड लेक्चर को, तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चा वॉल्यूम से मोल कैसे निकालें। तो वही छोटा सा बात करते रहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर आपको बच्चा वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो मोल्स बराबर होता है बच्चा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है बच्चे मोल्स ऑफ गैस निकालने का। मोलर वॉल्यूम जिसको आप बोल रहे हैं वीएम, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम बच्चा एसटीपी कंडीशन पे दो तरीके की होती है। एक तो 22.4 लीटर या 22.4 डीएम क्यूब या 22,400 ml। एक होती है 22.7 लीटर, 22.7 डीएम क्यूब एंड एक होती है 22,700 ml। ये जो 22.4 आया था, ये आया था ओल्ड के हिसाब से और ये आया है न्यू के हिसाब से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू? जस्ट pressure. Here is 1 atmosphere pressure is considered and here is 1 bar pressure is considered, right? तो पहले क्वेश्चन करते, क्वेश्चन से समझते ना। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हम तो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वन वेरी बेसिक क्वेश्चन लाइक 11.2 liter CO2 at STP contains how many moles? Contain how many mole? अब बच्चा, अब आपका सवाल उठेगा सर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। तो याद रखना बच्चा, जब तक आइडियल गैस रिटर्न नहीं है, सॉरी जब तक रियल गैस रिटर्न नहीं है, एवरी गैस इज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस एक्सेप्ट मॉइस्ट गैस। फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चा, इफ इट इज नॉट रिटर्न इज व्हाट इज द गैस, वी विल assume every gas is ideal gas except मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस को बच्चा आइडियल गैस नहीं मानते, बाकी सारी गैसेस को आइडियल गैस मानते हैं जब तक लिखा ना हो कि इट इज अ रियल गैस और अज्यूम एज अ रियल गैस। तो जब तक नहीं लिखा बच्चा एवरी गैस इज आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा एट एसटीपी वॉल्यूम, सॉरी मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर और 22.7 लीटर। तो आपका सवाल हो गया सर मोल्स का फॉर्मूला है वी अपॉन वी एम। वी एम तो फिक्स हो गया 22.4 लेना है या 22.7 लेना है, बट सर कौन सा ले? तो बच्चा ये याद रखना, हम फिलहाल वो लेंगे जिससे इजीली डिवाइड हो जाए। अदरवाइज आपको न्यू लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? न्यू। जब तक नहीं मेंशन है बच्चा तब तक ओल्ड ही लीजिए, और या तो वो लीजिए जिससे इजीली कोई चीज डिवाइड, जैसे 11.2 को मैं 22.4 से डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, की वैल्यू आएगी हाफ, तो मोल्स आ जाएंगे हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब यह सर 11.2 लीटर CO2 कंटेन्स हाफ मोल या 0.5 मोल। एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिससे और बारीकियां समझ में आए। एक और क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चे मोलर वॉल्यूम का। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट the volume of CO2 gas at STP which contains 10 normal oxygen atom। अब देखो यूनिटरी मेथड लगाना है बच्चे। क्या लगाना है? यूनिटरी मेथड। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो है, सॉरी ऑक्सीजन एटम जो है वो 10 मोल्स है। वी नो बच्चा, एवरी टाइम ऑलवेज लाइट ए यूनिटरी मेथड। ऐसे जैसे बच्चा आपको मान लो 1 किलो सॉरी, अब मान लो बच्चा आपके घर में मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है कि जाइए बाजार से, मम्मी पापा ने बोला है जाइए बाजार से आप 10 किलो चावल लेके आओ। और मम्मी पापा ने बोला है कि हमें पैसे उस हिसाब से लेकर जाना जितने किलो में पैसा ना कम पड़े ना ज्यादा पड़े।
तो आप क्या करोगे बच्चा, यूनिटी मेथड लगाओगे, राइट। आपको बोला पापा ने बोला 5 किलो चावल लेके आना है। पापा ने बोला कि पैसे उतने ही लेके आने हैं जितने जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे, पहले पता करके आओगे कि एक चावल का रेट क्या चल रहा है। तो आप बोलोगे सर 10 रुपया चल रहा होगा 1 किलो, सॉरी। आप बोले सर 5 चावल तो फ्री में कोई दे देगा, राइट, कोई भी फ्री में दे देगा। जब 5 चावल थी तो बात ही है, 5 kg कोई फ्री में नहीं दे सकता शायद। तो आपने क्या पता किया कि 1 kg कितने में मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। हाँ बच्चा, रेट बहुत कम चल रहा है, मेरे क्लास में इन्फ्लेशन नहीं है, राइट, मेरी क्लास में इन्फ्लेशन नहीं है, तो रेट बहुत अच्छा है चावल का। इमेजिन करने में क्या आ जाता है, 1 kg चावल 10 रुपए में मिल रहा है, तो 5 kg कितने में मिलेगा। आप बोलेगे 50। तो घर से कितना लेके जाओगे बच्चा, 50 रुपए, न कम न ज्यादा, जितना रिक्वायरमेंट उतना लेके गए। तो सेम हम यही करते हैं बच्चे, हम रिक्वायरमेंट को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले बाजार जाके बच्चा क्या पता किया, स्टैंडर्ड रेट। तो सेम कंसेप्ट हो, हम सेम कंसेप्ट से क्या यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे और हम पता करेंगे स्टैंडर्ड रेट। मोल कंसेप्ट में अगर बच्चा आपको मास्टर बनना है, अगर मोल कंसेप्ट का आपको मास्टर बनना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आपको कहीं भी मोल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज राइट फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्ड रेट। मैं इस कंसेप्ट को बोलता हूँ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट। पहला काम होता है क्या नहीं करना है, स्टैंडर्ड रेट पता करना। क्या पता करना, स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन के वर्ड्स में ही दिया होगा, आपको वर्ड्स को ही डिकोड करना पड़ेगा। लाइक जैसे क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, ये लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़ो। 10 मोल्स है विच कंटेन्स, मतलब आपने वॉल्यूम ऑफ CO2 इस तरीके से लिया कि उसमें ऑक्सीजन के जो मोल्स है वो 10 ही है। तो पहले पता करते, एक CO2 में बच्चे 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 1 मोल CO2 में 10 ऑक्सीजन एटम। तो आपके 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। इसका मतलब सर Na मोल अगर आपने लिया, क्योंकि 1 मोल बराबर Na होता है, तो आपने एक्चुअली 2 Na ऑक्सीजन एटम पाया। जबकि आप एक्चुअली आप कितना ऑक्सीजन एटम पा रहे हो बच्चा, 10 मोल। कितने पा रहे हो बच्चे, 10 मोल ऑक्सीजन एटम या 10 Na एटम। तो कितने थे बच्चे, अगर 1 2 से पा रहे हो, मतलब 1 का 2 टाइम्स हो रहा है, तो 5 Na मोल, या 5 सॉरी Na वर्ड के साथ मोल नहीं आ सकता, ये टेक्निकली गलत वर्ड है। तो 1 NaCO2 अगर आप लेते हो तो कितना आएगा बच्चा, 5 NaCO2। इसका मतलब सर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बच्चे, तो आप बोलेगे नंबर ऑफ पार्टिकल है 5 Na। तो मोल में कितने देंगे बच्चे, तो मोल बराबर क्या आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। तो 5 Na डिवाइड बाय Na कितना आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा 5। तो मोल कितना आया, 5 आया। मोल कितना आया, 5। अब मोल मतलब क्या बच्चे, नंबर तो सेम ही रहना है। तो मोल का तो एक और फॉर्मूला है, V/Vm। 5 Vm कितना है, जब STP पे कुछ भी बोला नहीं है तो जनरली आप 22.4 ही लो। क्यों, क्योंकि 22.4 लेने से अच्छा वैल्यू में नंबर अच्छा था। अदरवाइज मैंने क्या बोला है, अदरवाइज देखो जब तक क्वेश्चन लगा हो, अदरवाइज आपको तो न्यू से ही चलना है बच्चा, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, न्यू सबसे सही होगा। तो मैं न्यू ही लेता हूँ बच्चे, ठीक है, मैं न्यू ले लेता हूँ, नहीं तो हमें हैबिट बन सकती है ऑड लेने की बार बार। 11.35 लीटर, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, अब तक जितना पढ़े पहले पता करते क्या क्या पढ़ लिया। तो मोल कैलकुलेशन में बच्चा अब एक समरी सीधा समझ से, अगर आपको कोई पूछे मोल कैलकुलेशन, तो एक्चुअली आपने मोल में क्या किया, ये मोल है। तो मोल को कैलकुलेट करने के आपने 3 तरीके बता दिए। कितने तरीके से, 3 तरीके। एक तरीका था बच्चा बाय मास, एक तरीका हुआ बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, और तीसरा तरीका है बाय
वॉल्यूम ऑफ गैस। बाय मास का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, पार्टिकल का फॉर्मूला है n अपॉन Na, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है V बाय Vm। इसका मतलब सर मोल तो आप इन तीनों तरीके से निकाल सकते हो, तो इनडायरेक्टली बोल नहीं सकते बच्चा मोल बराबर होगा मास अपॉन मोलर मास बराबर होगा n अपॉन Na, ये भी बराबर हो सकता है V अपॉन Vm। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है बच्चे, ये फॉर्मूला लगाना है फॉर गैस। वेट बराबर हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास n अपॉन Na, ठीक है। ये कब लगाना है बच्चे, जब सॉलिड या लिक्विड दिया हो तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज मत लगाना इसको, ठीक है। तो मोल कैलकुलेशन के 3 फॉर्मूले हैं, बाय मास, बाय मास, बाय मास, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये फॉर्मूला को कब लगाना, जब बच्चा गैस में दिया हो, गैसेस दिए हो, ये तब लगाना जब सॉलिड या लिक्विड दिया हो, बिकॉज बच्चा वॉल्यूम ऑफ गैस है वो। वाई, बिकॉज वो फॉर्मूला आया कहाँ से बच्चा, आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, ठीक है। चलो चलते हैं, ये फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन है। ये फॉर्मूला बच्चा आपको वही सिंपल कि सर अगर मुझे एक मोल का मास पता हो तो मैं गिवन मास में मोल मास के नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कितने मोल्स हैं। सेम फॉर्मूला अगर मुझे पता हो कि एक वॉल्यूम कितना है, एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उससे मैं पता कर सकता हूँ इतना वॉल्यूम अगर दिया है तो कितना मोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला गैस के लिए है, ये वाला फॉर्मूला सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ना इंटरचेंज करके पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1.8 liter H2 at 1 atm and 273 केल्विन। अब देखो यहाँ पे तो बच्चा कुछ भी अब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सर एसटीपी की जो कंडीशन दे दी है 1 atm एंड 273 केल्विन दे दिया। इसका मतलब मोलर वॉल्यूम सर 22.4 लीटर ही लेना पड़ेगा, तो ले लेते बच्चा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन Vm। क्या है बच्चे, V अपॉन Vm। तो मोल्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो V कितना बच्चे 1.8 डिवाइड बाय 22.4। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो लगभग ये कितना रहेगा। तरीका क्या है, इसको 18 लिख दो, इसको 22.4 लिख दो, 22.4 नहीं 224 हो जाएगा, ठीक है। अब 200, अब 18 का अगर हमें कोई पहाड़ा पता है बच्चे तो 18 के हिसाब से चलेंगे, बट मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 11 0.08, ठीक है। अब बताओ एक वाटर में बच्चे एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल में भी कितने होंगे बच्चे, एक मोल ही होंगे। तो मुझे बताना, नहीं क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ एटम पूछा, सॉरी क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ एटम पूछे ना। तो एक वाटर में कितने एटम है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, मतलब 3 एटम है। तो कितने मोल एटम हो जाएंगे, 3 मोल एटम। कितने मोल, 3 मोल। बच्चे एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, ठीक है। 0.08 में कितने हो जाएंगे बच्चे, तो आप बोलोगे सर 0.08 में हो जाएगा 0.24 मोल। इसका मतलब सर 1.8 लीटर वाटर एट ओल्ड एसटीपी कितने मोल एटम रखता है, 0.24 मोल एटम रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और सीखते हेडिंग जिसको
कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। देखो चार्ज को कैलकुलेट करोगे कैसे? देखो अब आप बोलोगे सर चार्ज दो तरीके का हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। लेकिन बच्चे याद रखना, एटम से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होता है, याद रखना। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है बच्चे, उसको निकालना आसान होता है एनर्जी देके। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियस से कोई चीज निकालनी बचे तो यू नीड न्यूट्रॉन, यू नीड न्यूक्लियर रिएक्शन। बट हमारे कोर्स में बच्चा जनरली मोल कंसेप्ट जो होता है, मोल कंसेप्ट भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो मैं बताऊंगा। जनरली ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं बच्चा, ये केमिकल रिएक्शंस के पढ़ रहे हैं, ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के यहाँ डील नहीं करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन ही गेन होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा। ये सारे वर्ड इसी के लिए हैं, तो याद रखना साइन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। जब इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, या इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। एक और बहुत अच्छा वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इन सब के लिए साइन आता है पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। और याद रखना एक पॉजिटिव चार्ज में या एक नेगेटिव चार्ज में जो वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी होती है 1.619, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो चार्ज होता है, चार्ज यानी सबस्टेंस, तो कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सर बताओ एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर मिले, कितना लूं? एक मोल इलेक्ट्रॉन लूं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? देखो अब आपने ध्यान दिया होगा, एक मोल मतलब 6.022 10 की पावर 23 क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन है। एक मोल में इतने होते, ठीक है। देखो अभी हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस को भी फिलहाल के लिए हटाता हूं मैं, तो 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे? तो बोले सर 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई विद 1.69 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम पर मोल। क्या बोलोगे इसको? कूलम पर मोल। और जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 6.022 ये लगभग आती बच्चे 9696। मैं अप्रोक्सीमेटली भी लिख देता हूँ, मेरे लगभग अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 965000 आती है कूलम पर मोल। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आता है? 9.6500। ठीक है, और 96500 जो आता है बच्चे, हम इतना लेते हैं जनरली बच्चा, ये लगभग 964 तक होता है, बट हम मान के चलते एक रफ आइडिया कि 9.65 होगा। और एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही बच्चा, एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? फैराडे। क्या बोलते हैं? फैराडे। तो एक फैराडे बराबर 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, तो आपका एक फैराडे कितने के बराबर होता है? एक फैराडे बराबर होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चार्ज को निकालेंगे कैसे? जैसे मान लो, हाँ, चार्ज को निकालेंगे कैसे? तो देखो चार्ज को निकालना कैसे, हाउ टू कैलकुलेट,
हाउ टू कैलकुलेट चार्ज। तो अगर आपको चार्ज को कैलकुलेट करना ना बच्चे, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम लेते हैं चार्ज, केटायन के लिए भी लेते हैं और एनायन के लिए भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है। बच्चा ये बताना इस पे 3+ चार्ज क्यों आया, तो बच्चा चार्ज आया क्यों। तो एक बार देखो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। क्या होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है 13। अब एटॉमिक नंबर 13 है बच्चा, तो क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए, 13। और हमने तो बच्चा पहले समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन का ही तो लॉस होता है। किसका लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है इन केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन का भी लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, इवन न्यूट्रॉन का लॉस गेन ये भी हो सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन में जनरली हम इलेक्ट्रॉन के लॉस की ही बात करेंगे। तो इस पर 3+ चार्ज क्यों आया, क्यों, क्योंकि सर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, लॉस आ गया। क्या आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मतलब 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो चार्ज में क्या इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज करेक्टर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज करेक्टर इंक्रीज होगा। सेम जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे आपको कार्बन 4- कार्बाइड पे निकालना है चार्ज कितना है। इट मींस कार्बन पे 4- का मतलब क्या हुआ, सर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो जैसे बोलेंगे क्या बच्चा, जैसे एक C4- में कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन बच्चा हमने तो देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज या एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, ये होता है +-1.6 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब एक C4- पे 4 इंटू 1.6 10⁻⁹ कूलम है। माइनस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये माइनस का चार्ज है। जैसे मान लो कॉपर पे 2+ है, कॉपर पे 2+ का मतलब क्या है, इसने बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्या किया, लॉस किया, तो उस पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा पॉजिटिव। तो आप बोलोगे एक कॉपर 2+ पे 2 प्रोटॉन का चार्ज है, इसका मतलब +2 इंटू 1.6 10⁻⁹ कूलम है। क्या है, 1.6 10⁻⁹ कूलम है। जैसे एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 14 ग्राम N3-। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो चार्ज निकालने बोला तो पहले ये समझेंगे एक N3- पे कितना चार्ज है, तो वो है 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्योंकि नेगेटिव है ना, लॉस नहीं हुआ, गेन हुआ है। यहाँ पे लॉस हुआ इसलिए प्लस था। बस अभी प्लस माइनस ना लिखते हुए हम ये देखेंगे लॉस कितने का, गेन कितने का, ठीक है। उस बेसिस पे चार्ज की बात होगी, तो हम प्लस माइनस को ना बोलते हुए सिर्फ बोलेंगे कितना लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक N3- लिया है, तो उस पे 3 इंटू 1.6 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। तो एक मोल नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होगा, सॉरी नाइट्राइट पे कितना चार्ज होगा, तो होगा 3 इंटू Na इंटू 1.6 10⁻⁹ कूलम। अब ये Na कहाँ से है, क्योंकि बच्चा एक मोल में कितना नंबर होता है, Na नंबर होता है। तो आप ये बोल सकते हो एक मोल N3- अभी तो बात हुआ अपना कि मोल और एक का चार्ज मिला के देता है बच्चा फेरेडे। क्या देता है, फेरेडे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बात हो चुकी है, एक मोल पर चार्ज, तो क्या लिख दोगे, 3 फेरेडे, ठीक है। ये कितने मोल पे चार्ज हुआ, एक मोल पे। पता करते हैं हमारे पास कितना मोल है ना, तो हमारे पास नाइट्रोजन का 14 ग्राम है। कितना ग्राम है, 14 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चे, तो वो होता है, वो भी 14 ही होता है। तो 14 14 1 आ गया, इसका मतलब मेरे पास एक मोल ही N3- था। उस पे कितना चार्ज है, तो मैं बोल सकता हूँ 14 ग्राम N3- पे 3 फेरेडे का चार्ज है, या 3 इंटू 96500 चार्ज कूलम का चार्ज है। ठीक है बच्चा, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन
9.5 ग्राम PO3 माइनस। अब मॉलिक्यूल के लिए भी क्या है बच्चे, अब जब देख लो ध्यान से देखो तो PO3 माइनस के एक मॉलिक्यूल पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। एक PO3 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है। तो एक मोल PO4 3 माइनस में कितना आएगा, वो आ जाएगा बच्चे 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आपके पास कितना मोल है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया 9.5 ग्राम, मोलर मास कितना आएगा बच्चे, फास्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4 64, तो ये भी कितना आ रहा है 95 आ रहा है। इसका मतलब कितने मोल है 0.1 मोल। तो 0.1 मोल PO4 3 माइनस में कितने होंगे, तो हो जाएंगे 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि एक मोल में कितने चार्ज होते हैं बच्चे, एक मोल में एक फैराडे चार्ज होता है, तो 0.3 मोल में कितने जाएंगे 0.3 फैराडे। तो इनडायरेक्टली क्या बोलोगे 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस पे चार्ज कितना है, चार्ज है 3 फैराडे, ठीक। चलो कुछ चीजें एक बार आप लोग को बताता हूँ बच्चा, सम टर्म्स बहुत यूज होने वाले हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ना आएगा मास परसेंटेज बचाओ, तो याद ना कुछ क्वेश्चन में आएगा, तो मैं कुछ बता देता हूँ कब आएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सम टर्म्स we have to know, इंग्लिश में बच्चा बुक में लिख लो, we have to know for mixture परसेंटेज मास बराबर हो जाएगा मास लिखता हूँ मास ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज जिसकी बात कर रहे हो, डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100। ये बच्चा कोई बहुत बड़ी फॉर्मूला में नहीं बताया है, ये एक्चुअली क्या कह रहा है देखो। मान लो बच्चा आपने एक झोला लिया, एक आप मतलब मान लो आप सब्जी मार्केट गए, फल मार्केट गए हो या किराना की दुकान गए हो, कहीं तो आप गए हो और आपने दुकान में से बच्चा मान लो ढेर सारा सामान लिया, और सामान लेके आप जो थैली या आप जो झोला लेके जो गए होगे सामान लेने, तो आप झोला लेके जाओगे देर में सभी बैग, कुछ तो बैग लेके गए कैरी बैग, तो कैरी बैग का जो वेट आया मान लो आया 10 किलो। 10 किलो मान लो अपना सब्जी भी लिया है, उसी में सब्जी मतलब वेजिटेबल, आपने बच्चा दाल लिया है, आपने चावल लिया है, और सब मिला के लगभग 10 केजी वजन है। तो 10 केजी में दाल का परसेंटेज कितना है, तो हम बोलेंगे 10 केजी में 20% दाल का वेट है। इसका मतलब 10 किलो का 20% 2 किलो दाल लिया है आपने। चावल मान लो 50% है, तो मतलब 5 किलो आपने चावल लिया है। तो 5 किलो 2 किलो और फिर 3 किलो आपने सब्जी लिया है। तो आप ये जो बताते हैं ना 5 किलो 2 किलो, ये 20% है, इसका वेट इसका 30% है, इसका 50% है। तो ये जो परसेंटेज आया कहाँ से, तो परसेंटेज आया कहाँ से, तो चावल का अगर आपको परसेंटेज निकालना तो आप बोलोगे चावल है 5 किलो, टोटल मास था 10 किलो इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 50%। इसी को निकालने को बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये टर्म हमें पता होना चाहिए, बहुत जगह इसका यूज हो सकता है। तो ये मास परसेंटेज हो गया, क्या हो गया मास परसेंटेज। एक टर्म तो ये हो जाएगा। एक टर्म है बच्चा मोल परसेंटेज मोल, मोल फ्रैक्शन तो अभी अपने कोर्स में है ही। एक वर्ड आता है बच्चा परसेंटेज मोल, क्या आता है परसेंटेज मोल। तो ये एक्चुअली क्या है, तो यार अपना मोल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 100, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा इसी को आने वाले समय में परसेंटेज मोल को आप बोलोगे
मोल फ्रैक्शन पर्टिकुलर स्पीसीज इंटू 100। पीएस का मतलब क्या, पर्टिकुलर स्पीसीज, पी डॉट एस का मतलब है पर्टिकुलर स्पीसीज। इसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो a mixture contain a gram a mixture contain A and B whose mass is WA and WB. Calculate percentage mass। कैसे percentage mass of A, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे परसेंटेज मास ए का इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, राइट। अगर परसेंटेज मोल पूछ लेगा तो क्या बोलोगे, ए का ये निकालना, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 100। तो देयर आर सम क्वेश्चन जो आ सकते हैं बच्चे इससे भी। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ के देखते हैं अब एवरेज निकालने का कंसेप्ट, क्योंकि अभी हमने एवरेज निकालने सीखा है। एवरेज एटॉमिक मास, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ना है, देखो क्या बच्चे, अगर आप पीरियोडिक टेबल मेरे से पढ़ोगे तो वहां पे आपको बताऊंगा कि 1800 और 1900 के बीच में बच्चा, और आई विल से 20th सेंचुरी, 1800 1900 तक बच्चा साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअली एटम के भी ढेर सारे, एक सेम एटम के भी ढेर सारे वेज हो सकते हैं अरेंजमेंट के, और उन अरेंजमेंट से बच्चा ढेर सारे सिमिलर नंबर्स में ढेर सारी वेराइटीज आ सकती थी, ये साइंटिस्ट को आइडिया नहीं था। तो एक कंसेप्ट मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वहां से साइंटिस्ट को एक टर्म का पता चला, एक ऐसे पॉइंट का पता चला जहां पे साइंटिस्ट को लग रहा था सेम एटम दो डिफरेंट आइडेंटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, सेम एटम दो डिफरेंट आइडेंटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डिफरेंट नेचर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एटॉमिक मास आ रहा था। और डिफरेंस एटॉमिक मास आ रहा था बच्चा, दोनों है तो सेम ही एटम। जब वो दोनों सेम एटम है, वो जब दोनों ए, मान लो ए एंड बी बोथ सेम एटम है, अगर सेम एटम है बच्चा तो उनकी केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो लगभग सिमिलरली होंगी बच्चे। क्यों, अभी ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को, आने वाले समय बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर से एक्चुअली मास का, पहले साइंटिस्ट क्या सोचता था कि मास इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट आगे चल के समझ में नहीं, भाई मास नहीं, एटॉमिक नंबर इज द एक्चुअली मेन फैक्टर फॉर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ए एंड बी बोथ सेम एटम है, दोनों का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, बट दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है, डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस ये है कि दोनों का मास नंबर है, या दोनों का मास जो है बच्चा, मास वो डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट है इसका मतलब ऐसे दो पेयर जिनमें सिमिलरिटीज होती है, जिस सिमिलरिटीज की वजह से दोनों में बच्चा कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वैसे लोगों को स्टडीज को बोलते हैं बच्चा आइसो, स्टडी ऑफ आइसो। तो आइसोटोप्स, इसका मतलब पहले कुछ सिमिलरिटी बतानी पड़ेगी, तो याद रखना इनमें सिमिलरिटी होती है एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंस होता है एटॉमिक मास का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन में एटॉमिक मास सबका अलग अलग है, बट एटॉमिक नंबर सबका अलग सेम है, एटॉमिक मास सबका अलग अलग है, डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर सबका सेम है। जैसे कार्बन के भी बच्चा 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास का, जिसमें लास्ट वाला तो बच्चा हाईली रेडियो एक्टिव है, बहुत ही रेडियो एक्टिव है, यूएनएबी क्या है, हाईली रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो बच्चा जब हम एक्चुअली मास निकालने जाते हैं ना, तो
हमें वहां पे भी बच्चा ढेर सारे गड़बड़ निकल रहे थे। जब एटॉमिक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा मैं जब आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत गलत तरीके से मास निकल रहा था। तो ये देखा गया बच्चे, एक्चुअली जो बोरॉन का हम मास बोलते बच्चे ना, बोरॉन का मास एक्चुअली 10.8 है। तो सर ये 10.8 एक्चुअली आया कैसे? मास तो होल नंबर मानना चाहिए ना, ये फ्रैक्शन कैसे आ गया? तो एक्चुअली सर मास 10.8 इसलिए आया क्योंकि बोरॉन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। एक है बोरॉन 11, एक है बोरॉन 11, एक है बोरॉन 11 10 और एक है बोरॉन 10 और एक है बोरॉन 11। और इन दोनों का जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज का मतलब अबेंडेंस जो है वो बच्चा बहुत ही डिफरेंट, मतलब बोरॉन में बच्चा B11 ज्यादा हाई क्वांटिटी में पाया जाता है और 10 लो क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो भी यहाँ लिखना इन यूनिवर्स, आपको समझ लिखना था, आपको ये लिखना इन यूनिवर्स single element are present in different isotope for example, अभी मैं जैसे बताया वही बता दे, जो कार्बन हैज 3 isotopes example C12, C13 and C14. So we have to calculate average atomic mass which include these two। क्योंकि बच्चे आप एक दो मोल से खेलोगे ना, एक एटम दो एटम तो पकड़ भी नहीं पाओगे। जब एक दो मोल खेलोगे बच्चा, तो एक दो मोल में बोरॉन 10 भी आएगा, बोरॉन 11 भी आएगा, कार्बन 12 भी आएगा, कार्बन 13 भी आएगा, कार्बन 14 भी आएगा। तो एक मोल जब आप लोगे बच्चे, तो एक्चुअली इन सबका कलेक्शन आएगा, क्योंकि ये सब एक साथ प्रेजेंट होंगे। ऐसा थोड़ी कि सबको अलग कर दोगे, 12 अलग कर तो 13 अलग हो, 14 अलग हो। वो तो इतना छोटा एटम होता है बच्चे, देख भी नहीं सकते आप, 12 अलग कर दोगे, 13 अलग कर दोगे। तो जब एक मोल लोगे तो एक मोल में सारे कलेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना परसेंटेज है, तो सब एक साथ आएंगे। तो हम क्या निकालते हैं, इसलिए एवरेज क्या निकालते हैं, एवरेज। और एवरेज मोलर मास का यूज करके बच्चा हम लोग एक्चुअली मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। ठीक है, देखो उसी केसेस में आप देखो, जैसे बोरॉन में 10.8 है, क्लोरीन में 35.5 है, बाकी सब में रेयरली आप देखोगे तो एक होल नंबर है। कुछ गिने चुने जहां पे आप पाओगे, जैसे बेरिलियम में सॉरी आपका ब्रोमीन में बच्चा 79.9 है। तो ऐसे ऐसे केसेस है जहां पे ये सब गड़बड़ हो रहा है। अदरवाइज आपका एटॉमिक मास लगभग सेम ही है। जैसे कार्बन का 12 ही लेते, क्यों? क्योंकि C12 का परसेंटेज अबेंडेंस 99% है, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज अबेंडेंस है। तो आपका एवरेज मास भी ना लगभग 12 के आसपास ही आएगा। तो अच्छा देखो, खुद ही समझो ना, मान लो 20 नंबर पाने वाले बच्चे 10 हैं। कितने हैं? 10। और 40 पाने वाले बच्चे 10 हैं। तो बताओ एवरेज किसके बराबर आएगा? तो आप देखोगे तो 40 पाने वाले के बच्चे, और सॉरी ऐसा बोलना चाहिए, 20 बच्चा 10 बच्चे 20 नंबर पा रहे हैं, 10 नंबर बच्चे 40 नंबर पा रहे हैं। तो एवरेज 20 और 40 का जब निकालोगे तो बच्चा कितना आएगा? एवरेज बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी एकदम सेम है। लेकिन मान लो बच्चा 20 बच्चे 20 नंबर 10 बच्चे ला रहे हैं, 40 नंबर 2 बच्चे ला रहे हैं, और 15 बच्चे 15 नंबर 8 बच्चे ला रहे हैं। तो इस केस में बच्चा एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज किसी के भी बीच में आ सकता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी में ज्यादा प्रेजेंट होता है एवरेज उसी के करीब होता है। जो क्वांटिटी में ज्यादा प्रेजेंट होगा एवरेज उसके करीब होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 12 नंबर 75% का है और 10 नंबर 25% का, तो देखना एवरेज ना 12 के करीब होगा, कि 12 वाले ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। डोमिनेशन बच्चा, नेगेटिव डोमिनेशन। तो फॉर एग्जांपल एक्स एम जेड। ठीक है, तो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, तो आप जानते हो सबका जेड तो सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगा? मोलर मास या एटॉमिक मास।
मतलब मान लो बच्चे परसेंटेज अबेंडेंस, जिसको आप बोलते हैं परसेंटेज मोल, ठीक है, ये सब एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो मान लो परसेंटेज अबेंडेंस इसका दिया है ए, इसका दिया है बी, ठीक है। तो मास कैसे निकालोगे बच्चे, मास, तो आप मास कैसे निकालते हो, मास निकालते हो, देखो आपको परसेंटेज अबेंडेंस दिया है तो आपको मोल दिया है, और आप देखोगे तो आपको ऊपर एटॉमिक मास दिया है क्या, ऊपर एटॉमिक मास दिया है क्या, अगर ऊपर एटॉमिक मास है बच्चा, एटॉमिक मास कितना है m1 m2, इसका मतलब बच्चा आपको मोलर मास भी दे दिया है m1 m2। फर्क क्या है बच्चा, यूनिट का ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल में होता है, और इसको हम लोग जनरली यू में लेंगे। तो मास कैसा आ जाएगा बच्चा, मास आ जाएगा m1a इंटू m2b, ठीक है। तो कितना है मास, तो मास कितना है बच्चे, मास आ रहा है m1a किसके लिए, x m1z के लिए, और मास सेकंड का कितना आ रहा है m2a, ये आ रहा है mz के लिए, ठीक है। अब देखो फॉर सिंगल सब्सटेंस, फॉर सिंगल सब्सटेंस, फॉर सिंगल सब्सटेंस, फॉर सिंगल सब्सटेंस, अगर मैं मोलर मास पूछूं आपसे, क्या पूछूं मैं, मोलर मास पूछूं, तो आप बोलोगे सर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, राइट, डिवाइड बाय मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट, अब यही बोलोगे। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, ये मास तो दोनों एक साथ प्रेजेंट है और दोनों डिफरेंट है, क्योंकि मास डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, और जब डिफरेंट एक ही साथ प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, क्या बोलते हैं, मिक्सचर, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मिक्सचर। तो अगर सिंगल के लिए ये है तो फॉर मिक्सचर के लिए क्या आएगा, फॉर मिक्सचर सब्सटेंस क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर मोलर मास तो आएगा लेकिन मिक्सचर का आएगा ना, मोलर मास किसका आएगा, मिक्सचर का आएगा, इसको बोल रहा है एमएक्स। मास भी किसका आएगा, मिक्सचर का आएगा, मोल भी किसका आएगा बच्चे, मिक्सचर का आएगा। अब यहाँ देखो मोलर मास मिक्सचर का, मास, मास कैसा होता है बच्चे, मास मिक्सचर का कैसे निकालोगे, तो याद ना मास मिक्सचर का निकलेगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, टोटल मास, मास ऑफ मिक्सचर का मतलब बच्चा 10 किलो चावल 20 किलो गेहूं, टोटल कितना 30 किलो, सेम वही। तो मास फर्स्ट का m1a1 प्लस मास सेकंड का m2a, सॉरी m2b, m2b होगा, ये यहाँ भी गलत हो गया। अब इसी चीज को ऊपर लिखो, मास ऑफ, मोलर मास ऑफ मिक्सचर में, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना जाएगा m1a प्लस m2b डिवाइडेड मास, मोल्स मिक्सचर क्या होगा सर, जिस तरह मास का मिक्सचर ऐसे मोल्स का भी मिक्सचर होगा, कि नंबर भी तो जुड़ते हैं बच्चा, 10 बॉल लिया 20, 10 रेड बॉल है 20 ब्लैक बॉल है, टोटल कितने बॉल हुए बच्चा 30, मिला के तो बॉल 30 ही हो जाएंगे, क्वांटिटी अलग अलग होगी बट जब नंबर मास इनको बोलोगे बच्चा तो दे आर एडिटिव नेचर, क्या होते हैं एडिटिव, मैं इनको ऐड करके बोल सकते हो टोटल। तो जब टोटल पूछेंगे तो मास ऐड हो गया तो सेम मोल्स भी क्या हो जाएगा ऐड। ये तो कब बच्चा, जब टू आइसोटोप्स है ना, कितने हैं टू, मान लो ढेर सारे आइसोटोप्स होते हैं तो आप बोलेगे मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दोगे तो एडिशन में टर्म जाएगा तो आप बोलोगे समेशन ऑफ, क्या बोलोगे समेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास ऑफ आई इनटू percentage mole of I substance divide by summation of percentage mole I, ठीक है, और I इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, बढ़ते जाएगा बच्चा, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, जीरो नहीं होगा, I मतलब फर्स्ट एक सेकंड, ठीक है। तो ये सबके लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा, सारे के लिए जितने भी होंगे, ठीक है। आप लोग को एक थोड़ा और बता देते हैं, चलो ठीक है, एक चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो बच्चे, मान लो आपको मोल्स दिया, क्या दिया मोल्स, मोल्स में एन दिया, अगर आपको बोले कि मोल्स को मास में कन्वर्ट करो तो याद रखना फॉर्मूला बोलता है कि डिवाइड कर देना
मोलर मास से क्या कर देना, डिवाइड कर देना मोलर मास से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से, क्योंकि मोल को मास में कन्वर्ट करना ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके ब्रेन में होना चाहिए, वेट अपॉन मोलर मास, एन अपॉन एन ए और वी अपॉन वी एम। अगर मास को कन्वर्ट करना है तो आप बोलोगे डिवाइड बाई मोलर मास करना, ठीक। मान लो बच्चे आपको मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो, Na से। किससे मल्टीप्लाई करते हो, Na से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, Na से, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय किससे करो, तो Na से। थर्ड देखो, मान लो बच्चे आपको वॉल्यूम ऑफ गैस पता करना है, क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस पता करना, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 22.7 से, या डायरेक्टली Vm लिखता हूँ क्योंकि Vm अभी पता नहीं ना STP कंडीशन में क्या क्या दिया, तो मल्टीप्लाई करते हो मोल को Vm से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल में कन्वर्ट करता है तो डिवाइड बाय किससे करते हो, Vm से। थोड़ा ये चीज जरा याद रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत काम आएगी आप लोग की बच्चे, बहुत ज्यादा काम आएगी। तो प्लीज इस चीज को प्रॉपरली बनाए, उस चीज को याद कर लें, ठीक है। एक काम करते बच्चे, सेम एक क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जाम्पल एवरेज मोलर मास का। क्वेश्चन ये है, क्लोरीन हैज टू chlorine has chlorine has two isotopes, one is 35 with 75 abundance and 37 with 25 abundance. What will be average atomic mass? What will be average atomic mass? कैसे करें, देखो आपको पूछा है मास ऑफ मिक्सचर, कैसे मास ऑफ मिक्सचर सर? देखो बच्चा, जब भी दो डिफरेंट लोग एक साथ प्रेजेंट हो तो उसको याद आता है मिक्सचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्सचर। कितने लोग हैं बच्चा, दो ही हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, मास, मोलर मास ऑफ ए इंटू परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ ए प्लस मोलर मास ऑफ बी इंटू परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मोल्स या टोटल परसेंटेज अबेंडेंस। तो दो ही है इसलिए मैंने दो लिया, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चा ये आएगा 3500 डिवाइड बाई 100, यह जाएगा 35.5। जरा ध्यान दो, 35 का 75% है, देख रहे हो, तो वैल्यू भी देख रहे किसके करीब आ रही है, 35 के करीब आ रही है, ठीक है। इसका उल्टा क्वेश्चन करते हैं ना, बोरॉन exists in nature in the form of B10 and B11 atomic mass of B is atomic mass 10.8 AMU. Then the percentage mole of B10 and B11 in the mixture will be। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिक्सचर में इनका मास कितना होगा, पर सॉरी परसेंट अबेंडेंस कितना होगा। फॉर्मूला क्या है, मोलर मास एवरेज इज इक्वल टू, दो ही लोग है ना,
तो मोलर मास ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ ए प्लस मोलर मास ऑफ बी इंटू मोल्स ऑफ बी, या मोल्स को ए को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज मोल्स या परसेंटेज अबेंडेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या लिखोगे, कितना है बच्चे? तो देखो कोई भी चीज बच्चा अबेंडेंस में कितनी रहेगी आप खुद ही सोचो ना, टोटल अबेंडेंस कितना रहेगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ बोरान, बोरान तो 100% एप्लीकेबल है। अब इसी 100 में x मान लो B10 है, x कितना है, कौन है B10, तो 11 कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 100% रहना है बोरान, टोटल तो बच्चा 100% रहेगा बोरान। बोरॉन जो 100% अवेलेबल है उसमें 10% एक्स है, सॉरी बोरॉन 10 एक्स है और बोरॉन 11 100 माइनस एक्स है। अच्छा यहाँ पे मैं एक थोड़ा टेक्निकल गलत वर्ड यूज कर दिया, तो यहाँ पे याद रखना ये परसेंटेज मोल है। हाँ, तो जहां जहां मैंने मोल लिख दिया वहां पे परसेंटेज वर्ड यूज करना है, क्योंकि मोल अलग हो गया बच्चा, परसेंटेज मोल अलग हो जाएगा ना। परसेंटेज मोल मतलब आप फ्रैक्शन की बात करें वहां पे ना, तो यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परसेंटेज मोल रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, परसेंटेज मोल या परसेंटेज अमेंडेज, बात एक ही है। तो याद रखना परसेंटेज मोल होना चाहिए। मैंने सर टेक्निकली यहाँ भी गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे भी परसेंटेज मोल परसेंटेज मोल परसेंटेज मोल, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, परसेंटेज मोल होना चाहिए, ना कि मोल होना चाहिए, क्योंकि मोल बच्चा सिंगल क्वांटिटी की बात कर रहा है, जबकि परसेंटेज बात कर रहा है उसके फ्रैक्शन में प्रेजेंट करने की। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, 10.8 तो दिया हुआ है और 10 कितना माना बच्चा परसेंटेज का, एक्स अबेंडेंस माना है, 11 100 माइनस एक्स माना है, डिवाइड बाई 100 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो तय पाओगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20% आ रही है, कितनी आ रही है 20 मतलब B10 जो है वो 20% है, और B11 कितना हो जाएगा 80%। और ध्यान दो B11 80% है, इसलिए वैल्यू भी 10 के 11 के ज्यादा करीब है, 10 के नहीं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट वो करते हैं, एवरेज एवरेज मोलर मास of a gaseous mixture, average molar mass of a gaseous mixture। याद रखना only valid for homogeneous mixture, first only valid for homogeneous mixture। यहाँ पे रखना when the mixture is homogeneous then we calculate average mass, because contribution of each should be account। यहाँ खुद ही सोचना चाहिए, आपका एयर भी तो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ही है। इस होमोजेनियस मिक्सचर में आप देखो तो नाम बोलते हैं एयर में जो बचा होमोजेनियस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी थोड़ा आता है धीरे धीरे, सल्फर भी है। तो बच्चा अब अगर मैं एयर का वेट लूंगा बच्चा, तो एयर में तो इन सबका वेट लेना पड़ेगा ना बच्चा। और जब मैं मान लो एयर का वेट लिया, एयर का वेट अगर 10 ग्राम आया, तो 10 ग्राम बच्चा एयर का वेट है ना, और 10 ग्राम में ये सब भी तो है। अगर ये सब है तो इनका भी खुद का खुद ना कुछ तो परसेंटेज होगा, तो उस परसेंटेज को भी निकालने का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। याद रखो बच्चे, परसेंटेज जो मिक्सचर का निकालते हैं ना वो सेम ही रहते हैं। यहाँ पे आपके साथ लेता हूँ, मान लो कोई एक मिक्सचर दिया है, मिक्सचर ऑफ गैस, तो मान लेते हैं गैस वन, एक गैस ए है और एक गैस बी है। गैस के लिए ये बच्चा, मान लो इसका जो मोलर मास है वो मान लेते
Ma है, इसका मोलर मास Mb है, तो इसके मोल्स मान लो, इसके Na है, इसका मोल्स Mb है, तो मास कितना आ जाएगा? अच्छा मास आप बोलोगे सर Na इंटू Ma, इसका मास कितना आ जाएगा? Nb इंटू Mb। क्यों रही सर? अगर मास ऑफ मिक्सचर निकालना हो तो क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर मास, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, मोलर मास निकालना पड़ेगा ना, मोलर मास ऑफ मिक्सचर होना चाहिए, मास सॉरी, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर बराबर क्या होगा? मास ऑफ अ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल्स या मोल्स ऑफ अ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे? तो बोलोगे Na इंटू Nb Mb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। यहाँ पे मोल्स ही है, फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। ये तो दो के लिए हुआ, ये कितने के लिए बच्चा? दो के लिए हुआ। तो आपको इंडायरेक्टली मास एवरेज निकालना या मास मिक्सचर निकालना हो, क्या बोलोगे? समेशन ऑफ मोलर मास, समेशन ऑफ, शॉर्ट में लिखता है ना, कैपिटल MM, मोलर मास ऑफ आई गैस इनटू मोल ऑफ आई डिवाइड बाई मोल ऑफ आई। ठीक है, समेशन ऑफ मोल, और आई क्या हो गया? आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जितना भी गैस होंगे। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है बच्चे? ध्यान रखना, पहली बात तो ये होमोजीनियस के लिए वैलिड है। फिर ये भी याद रखना, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा रिएक्टिंग गैसेस अगर रहेंगे तो रिएक्ट करेंगे तो मास बदलते जा रहेगा। ठीक है, मास क्या रहेगा? बदलते रहेगा। और याद रखना ये चीज अपना रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम के लिए लगा सकते हो, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है बच्चे ना, जनरली उनका जो वेट परसेंटेज चेंज होता है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ जा रही है और सेम अमाउंट से जा रही है, सेम कंसंट्रेशन से जा रही है, सेम रेट से जा रही है, तो चेंज जो होता है वो बच्चा ओवरऑल, ओवरऑल हमें बोलते हैं बच्चा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एट एनी एट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर नो फिजिकल केमिकल नो मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंजेस। तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम के लिए भी वैलिड है। ठीक है, बस गैस रिएक्ट नहीं कर बच्चे, गैस रिएक्ट करने से मास परसेंटेज बदल सकता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर तो वैसे बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एयर एयर कंटेन्स O2 CO2 N2 एक्सेट्रा। ठीक है, but we take majority contribution of O2 and N2 which 20% and 80% respectively। देखो कैसे करना है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज दिया वो 80 है और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया वो 20 है। इनडायरेक्टली बच्चा इसी को आप बोल सकते हो परसेंटेज मोल्स। इसका कितना हो गया? 80 हो गया, इसका परसेंटेज मोल कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 20। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज मोल को भी पुट कर सकते हो। आप जानते हो जनरली वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। क्यों? बच्चा बाद में ना ये 100 वाले कैंसल आउट ही होते हैं, आपको अगर पता ना हो तो बाद में 100 टर्म में कैंसल आउट ही हो। अब जैसे परसेंटेज को क्या बोलोगे? 80 डिवाइड बाई 100, इसको लिखोगे 20 डिवाइड बाई 100, तभी मोल्स हो जाएंगे, तभी क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे। अब आप जानते हो ये चीज वहां जाके कटने वाली, क्योंकि नीचे इसमें भी कॉमन फैक्टर 100 आएगा, नीचे भी 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप मोल परसेंटेज को मोल की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? एवरेज मास कितना आएगा बच्चे? अब तो समझदार हो गए हो, तो 80 इंटू 24 सॉरी 28, 80 इंटू 28
प्लस 32 इंटू 20%। और आप समझ भी गए ये मास का जो वैल्यू आने वाला है कहाँ तक आने वाला है, ये मास का जो वैल्यू आएगा 28.8 ग्राम। क्यों? ये बच्चा देखो ना 80% तो कौन है, 80% तो आपका नाइट्रोजन ही है, तो उसके करीब ये आंसर आना चाहिए, तो आ भी गया। ये सब तरीके होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं आंसर सही कर रहा हूँ कि नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, थोड़ा अलग लेवल का करते हैं ना, बिना अलग लेवल के क्वेश्चन नहीं करते ना बच्चा तो हमें चीजें समझ में कम आती, क्योंकि मैं भी एक क्यूरियोसिटी वाला स्टूडेंट रहा हूँ, और जब तक क्वेश्चन नहीं करता ना बच्चे मुझे मजा ही नहीं आता कि मैंने एक्चुअली कुछ सीखा ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। अगर मैंने आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया इसका मतलब मैंने एक्चुअली कुछ सीखा नहीं। और एज ए केमिस्ट्री एस्पिरेंट ऑफ any exam, JEE, NEET, GATE, CSN, NET, any exam where chemistry is one of the major subject, तो अगर मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता अच्छा तो मुझे मजा ही नहीं आता, दिन भर मैंने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं, ऐसा फीलिंग आती कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस चीजों को पढ़ा। पढ़ने से अच्छा बच्चा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो आता है वो आता है, कि प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे हम करेंगे कैसे, ब्रेन वाइज, और ब्रेन में सोच सोच के करेंगे, और ब्रेन में सोचने के लिए अपने को क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन जरूरी है। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड O2 इन 2:1 रेशियो। मतलब SO2 का और O2 का कितना दिया है, 2:1 दिया है। देखो 2:1 को कैसे तोड़ोगे, तो याद रखना अगर आपको अगर आप चाहते हो कि रेशो को इंडिविजुअल वैल्यू में लिखो, किसमें लिखो, इंडिविजुअल वैल्यू में, तो याद रखो जो रेशो ना A/B उसको कर दो A+B, और उसको लिख दो A/A+B एंड B इज इक्वल टू A+B। इसका मतलब जैसे SO2 और O2 कितना दिया है, 2:1 दिया है ना, तो SO2 कितना होगा 2/3, O2 कितना होगा 1/3, इसका रेशियो लेके 2:1 ही है, राइट। तो परसेंटेज मोल SO2 का कितना है, तो आप बोलोगे परसेंटेज मोल SO2 का है 2/3, और परसेंटेज मोल O2 का कितना है वो बोलोगे 1/3। फिर वही फॉर्मूला फिर लगोगे, एवरेज मास का फॉर्मूला क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का हो गया 32, 32, 32, 64 मोलर मास है, लेकिन परसेंटेज मोल 2/3, ऑक्सीजन का भी 32 डिवाइड इंटू 2/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1/3। अब देखो अगर आप फिर नोटिस कर रहे होगे तो 3/3/3/3/3 सब कैंसिल ही हो रहा है, और नीचे वैल्यू आ रही है 3, 64 जा 2, सॉरी 64 टू जा होता है 128, कितना होता है 128 प्लस 32, तो 128 प्लस 32 कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160, और 160 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 52.33। तो मोलर मास एवरेज कितना आ रहा है 52.33। इसका एक और तरीका हो सकता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि यही तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन और देता हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ अ मिक्सचर, कैलकुलेट mass of a mixture containing O3 and O2 in 2:1 mass ratio। इस बार क्या बोल रहे हैं, मास रेशियो। देखो हमेशा एक चीज याद रखना बच्चा, मास रेशियो को हमेशा मोल रेशियो में ही कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करोगे, मोल रेशियो में। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ओजोन अपॉन ऑक्सीजन दिया, राइट, क्या दिया है, ओजोन अपॉन ऑक्सीजन दिया है। ओजोन कितना है 2/1, ये क्या है मास रेशियो। तो क्या करो, मास को डिवाइड बाय 48 कर दो, और इस मास को डिवाइड बाय 32 कर दो। वाई, क्योंकि बच्चा मोल ये किसका है, मोलर मास ऑफ ओजोन है, और ये किसका मोलर मास है, ये मोलर मास है ऑक्सीजन का। तो ओजोन अपॉन
ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 32/48, ये कितना आ जाएगा। तो अगर आप 16 का पढ़ा जानते हो तो 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16 तीन 48 होता है, तो ये आ जाएगा 2/3। फिर वही रेशो, तो ओजोन आ जाएगा 2/5 और ऑक्सीजन आ जाएगा 3/5, याद है ना। अगर रेशियो को आपको इंडिविजुअल वैल्यू में लिखना है तो A/B, A+B करने के बाद A/B, B/B कर देना, फिर इसके बाद ये A/B वैल्यू हो जाएगी x की, मान लो x इक्वल टू x/y इक्वल टू A/B दिया, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ देखो फिर भाई मोलर मास एवरेज का कैसे निकालोगे, तो वो हो जाएगा 48 2/5 प्लस 32 3/5 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 3/5, कितना आ जाएगा 5 ही कैंसिल हो जाएगा, तो 48 टू ज़ा 96 हो जाता है, राइट। और 32 ज़ा 33 96, ये भी 96 हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 5, तो 96 टू सा कितना जगह है 192 डिवाइड बाई 5, और 192 डिवाइड बाई 5 करोगे तो लगभग ही आ जाएगा 38.4। तो मोलर मास एवरेज कितना रहा 38.4 ग्राम पर। बोलो ये वैल्यू सबकी सेम रहेगी, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में है, तो हम आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चा वेपर डेंसिटी का, ठीक है। पहले दो चीज सीखते हैं हम लोग, पहले डेंसिटी देखो क्या है। तो डेंसिटी एक्चुअली दो तरीके की हमको पढ़नी है, एक होती है बच्चा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक को बोलते हैं हम लोग बच्चा रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसी मिलती है बच्चा, जब आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या मिल जाती है एब्सोल्यूट। लेकिन रिलेटिव भी दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं बच्चा स्पेसिफिक डेंसिटी, जनरली लिक्विड्स के लिए डिफाइंड होती है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, या जनरली मैं बोलूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। फिर एक होता है बच्चा वेपर डेंसिटी, एक क्या होता है बच्चे वेपर डेंसिटी, याद रखना वेपर डेंसिटी गैस के लिए डिफाइंड होती है, सेम फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाँ याद रखना बच्चे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस एक्चुअली डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिया जाता है, क्या रहता है स्टैंडर्ड, बस हमने स्टैंडर्ड को क्या मान लिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी एक तरीके का गैस क्या होता है, हेडिंग आपकी क्या है वेपर डेंसिटी, क्या है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है बच्चा, ये होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू, वही कह रहा विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी विथ रिस्पेक्ट डेंसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, सॉरी with respect to density of hydrogen at the same temperature and pressure। तो अगर फॉर्मूला देखोगे तो वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में लिखूंगा मैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, याद रखना दोनों एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अच्छा डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली डेंसिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब तक कुछ ना लिखा तो आइडियल गैस मानते हैं, आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है पीडीएलएसी, सॉरी सारी गैसेस क्या होती हैं, तो सारी गैसेस को हम जानेंगे आइडियल गैस मानते हैं। तो आइडियल गैस जो भी होती है बच्चा आइडियल गैस, ऑल आइडियल गैस हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या था,
आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखो पीवी मोल्स कैसे निकालते हो, तो बोलते हैं वेट अपॉन मोलर मास आरटी। पीवी वी को इधर भेजो और एम को उधर भेजो तो हो जाएगा पीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी। और आप जानते हो बच्चा डब्ल्यू बाई वी को क्या बोलते हैं, आर डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर होता है पीएम अपॉन आर टी। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर गैस एंड हाइड्रोजन इज सेम देन देखो डेंसिटी ऑफ गैस का हो जाएगा, प्रेशर सेम है, मोलर मास गैस आर जानते यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम ही है तो उसको भी सेम टी लिख दिया। सेम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालो, बोलोगे प्रेशर सेम है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन आर इंटू टी। तो आप क्या करो, ये 1 है ये 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो आ जाएगा पीएम ऑफ गैस सॉरी मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आर टी अपॉन प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय आर टी कैंसिल, प्रेशर कैंसिल, और डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, या मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2। तो आज के बाद वेपर डेंसिटी का नया फॉर्मूला, सॉरी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा, तो 2 फॉर्मूला, ये तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये याद रखना है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। क्यों इसलिए बताए, देखो अगर इफ सिंगल गैस प्रेजेंट है तो वेपर डेंसिटी गैस का ही पता होगा, पता चलेगा, या मोलर मास गैस का पता चलेगा। अगर वेपर डेंसिटी है तो मोलर मास निकलते, तो मोलर मास दे तो वेपर डेंसिटी निकालते। लेकिन इफ मिक्सचर ऑफ गैस प्रेजेंट है तो क्या बोल दोगे, वेपर डेंसिटी भी मिलेगा लेकिन मिक्सचर का, और मोलर मास भी मिलेगा मिक्सचर का डिवाइड बाय 2। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और समझना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो याद रखना है बच्चे, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, वो होता है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, बस ये याद रखना है। ये क्यों बताया, जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन एक ये है, मेंस एडवांस मार्क्स होता है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी of a mixture containing O2 and O3 having 2:1 mole ratio, having 2:1 ratio। कैसे निकालेंगे, देखो वही सेम ऑक्सीजन और ओजोन का दिया है 2:1 मोल रेशियो, तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2/3, ओजोन कितना जाएगा 1/3। तो मोलर मास एवरेज कैसे निकालोगे, तो मोलर से नीचे आएगा 32 इंटू 2/3 प्लस 48 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा 32 इज 64 प्लस 48 डिवाइड बाई 3। 64 और 48 कितना जाएगा, 64 112 डिवाइड बाई 3। तो मोलर मास एवरेज कितना आ रहा है, एक मिनट को, डिवाइड बाय 3 ना, 37 आ रहा, सॉरी 37 मोलर मास कितना रहा 37.3। इन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी बताना। तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर का कैसे निकालते हो, तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर का क्या आता है, मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर डिवाइड बाई 2। तो वेपर डेंसिटी कितना आ रहा है बच्चे, वेपर डेंसिटी आ रहा है 37.3 डिवाइड बाई 2।
तो ये आपका 37.3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो मैं एवरेज बात करता हूँ, ठीक है। एवरेज लगभग 18.7 तक आ 18.7 तक आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो याद रखना वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस है? क्योंकि सर ये दो सेम क्वांटिटी का ही तो डिफरेंस, सॉरी सेम वैल्यू सेम न्यूमेरिकल मेजर का, सॉरी सेम न्यूमेरिकल या सेम मेजरेबल प्रॉपर्टी का ही तो रेशियो है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी दोनों का ग्राम पर एमएल दोनों कट के क्या देंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर getting chemistry knowledge. Bye.